हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, ब्रिटिशर्स देश छोड़ करके चले गए। 1950 में हमें हमारे ही द्वारा बनाया हुआ संविधान भी मिल गया। सभी प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी जो कंटिन्यूअसली बनी हुई थी और उस प्रॉब्लम का नाम था गरीबी, भुखमरी, पोवर्टी, मैल न्यूट्रिशन। जहां पर हमारे देश में बहुत सारे लोग बहुत ही गरीब थे और कुछ लोग थे जो बहुत ही अमीर थे, जिसका एक बहुत बड़ा कारण था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति और धन का असमान वितरण। अब इसी को सॉल्व करने के लिए सरकार बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रही थी। एक बहुत बड़ा बदलाव था लैंड रिफॉर्म्स। अब देखिए, जब भी कोई रिफॉर्म आता है ना, तो उस रिफॉर्म के आने के पहले होती है एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। लेकिन जब भी ये रिफॉर्म्स आ जाते हैं तो बहुत सारा होता है इसी रिफॉर्म का विरोध भी। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स आ गए और अब लोग लैंड रिफॉर्म्स का विरोध करने लगे, क्योंकि इन लैंड रिफॉर्म्स के परिणाम स्वरूप सरकार उन लोगों से संपत्ति ले रही थी जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, और उन लोगों को संपत्ति बांट रही थी जिनके पास काफी कम संपत्ति थी। तो इसी के चलते कई सारा विरोध भी किया गया लोगों के द्वारा। अब इन्हीं ऐसे ही एक विरोध की कहानी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ स्कूप बाय जुडिशरी गोल्ड, जहां पर हम इस केस को फुल लेंथ पर डिस्कस करेंगे, जहां पर इस केस के सभी फैक्ट्स, बैकग्राउंड स्टोरी और साथ में क्या क्या इश्यूज थे और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और क्यों ये जजमेंट आज भी इतना रेलेवेंट है, इतना सिग्निफिकेंट है कि कोई भी लॉ स्टूडेंट चाहे लॉ ढंग से ना भी जानता हो, वो इस केस के बारे में जरूर जानता है। ऐसा क्यों है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया, कि 1947 में हम आजाद हो चुके थे, 50 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, सारी अच्छी चीजें हो रही थी देश में, लेकिन पोवर्टी कहीं ना कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिसके चलते मैल न्यूट्रिशन, बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आ रही थी। अब सरकार को लगा कि इसका कुछ ना कुछ तो निवारण निकालना पड़ेगा, और सरकार ने इसके निवारण के तौर पर लेकर के आया लैंड रिफॉर्म लॉज। लैंड रिफॉर्म लॉज एक सिंपल सी बात कहते थे कि जितने भी लोग जिनके पास में एक सर्टन लिमिट से ऊपर लैंड है, वो अपना एक्स्ट्रा लैंड जो है, कि जो सीलिंग फिक्स करी गई है, उस सीलिंग के ऊपर जितना भी लैंड है आपके पास में, वो सारा का सारा लैंड सरकार को लौटा दे। सरकार उसी लैंड को उठा करके मार्जिनल फार्मर्स को बांटने वाली थी, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत ही कम संपत्ति थी, बहुत ही कम फार्मिंग करने के लिए लैंड था, उनको बांट दे। क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोन देश था, या आप कह सकते हैं कि हमारे देश में जो एक प्राइम ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था, खेती बाड़ी थी। तो एक व्यक्ति के पास में खेती के लिए जमीन होना बहुत जरूरी था, जो कि उस समय पर नहीं थी, और उसी बात को कहीं ना कहीं एनफोर्स कराने के लिए लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए थे। लेकिन जब भी लैंड रिफॉर्म्स होंगे, और आप खुद समझिए कि अगर आपके पास कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट में और हम आपसे वो वापस लेकर किसी और व्यक्ति को दे देंगे, तो आपको वो चीज गवारा नहीं होगी। एंड यहाँ पर भी यही हुआ कि वो लैंडलॉर्ड जिनके पास एक्सेस में लैंड थे, उनका लैंड लेकर के सरकार जब रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो दे डिड नॉट अग्री टू दिस। एंड ऐसा ही एक केस यहाँ पर हमें नजर भी आया। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई। अब देखिए, इन्हीं लैंड रिफॉर्म्स को लाने के समय सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि पार्लियामेंट जैसे ही ये कानून लेकर के आएगा, सरकार जैसे ही ये कानून लेकर के आएगी, इसका पुरजोर विरोध होने वाला है, जिसके चलते सरकार साथ ही साथ संविधान के अंदर संशोधन भी करती जा रही थी, ताकि इन लॉज को चैलेंज ना किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं शायद पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करते करते एक ऐसी सीमा के ऊपर कदम रख दिया था जहां पे ये बता पाना मुश्किल हो रहा था कि क्या पार्लियामेंट अपने दायरे के बाहर जाकर के काम कर रहा है या अपने दायरे में रहते हुए सही काम कर रहा है, और यही सारी चीज चैलेंज भी करी गई इस पर्टिकुलर केस के अंदर। सो नाउ लेट अस सी कि सबसे बड़ा मसला क्या था इस पूरे केस का। और केस का मसला यही था कि क्या पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की, संशोधित करने की पावर जो है वो अनलिमिटेड है, असीमित पावर है, या इसकी कोई सीमा भी है, कोई मर्यादा भी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या फैक्ट्स थे इस केस के। स्वामी केशवानंद भारती, द हेड ऑफ द एडनीर मठ हिंदू मॉनेस्ट्री इन केरला, चैलेंज द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1969। तो एक एडनीर मठ था जिसके स्वामी थे केशवानंदा भारती, जिसके हेड थे, आप कह सकते हैं, स्वामी केशवानंदा भारती, जिन्होंने यहाँ पर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चैलेंज किया। इसको चैलेंज करने के पीछे का कारण क्या था?
he argued that the act violated the right to manage the property of the mutt guaranteed under article 26, that is right to manage religious property. इनका ये कहना था कि जो सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आई है, वो लैंड रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 के हमारे अधिकार को, हमारे फंडामेंटल अधिकार को, मूल अधिकार को क्या कर रहे हैं, एनक्रोच करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्टिकल 26 हमें ये परमिशन देता है, हमें ये अधिकार देता है कि हम रिलीजियस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर ये संशोधन हमें इसी काम को करने से रोक रहा है और इसीलिए ये अवैध है, ये असंवैधानिक है। केशवानंद भारती चैलेंज द 24th, 25th and the 29th amendments, giving itself power to amend any part of the constitution which were done in retaliation to the गोलकनाथ जजमेंट। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स को चैलेंज किया जा चुका था पहले ही शंकर प्रसाद के केस में। उसके बाद जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट बदलना पड़ा और आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रीवियस जजमेंट पलट दिया और कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान को संशोधित करने की जो पावर है पार्लियामेंट की, वो बहुत लिमिटेड है एंड देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, दे आर सैक्रोसैंक्ट, दे आर इम्यूटेबल, उनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। और इसीलिए आप संवैधानिक संशोधन जिसको आप आर्टिकल 368 के तहत करते हैं, उसके तहत भी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन नहीं कर सकते। अब देखिए, जब भी आप किसी की पावर को रोक लगा देते ना, तो वो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे चिढ़ जाता है या घबरा जाता है या आप कह सकते हैं कि इरिटेट हो जाता है। पार्लियामेंट भी यहाँ पे इरिटेट हुआ। पार्लियामेंट को लगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हमें ये बता सकता है कि हमारे कार्य का दायरा क्या होगा। भाई, हम देश का कानून बनाने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। हाउ कैन somebody who does not have the jurisdiction or who does not have the power to make laws teach us how to make a law, है ना? तो यहां पर यही हुआ कि रिटेलिएट करते हुए, गोलकनाथ का जो जजमेंट आया उसे रिटेलिएट करते हुए हमारे पार्लियामेंट 24वां और 25वां संशोधन लेकर के आया, जो मेजरली संविधान के आप कह सकते हैं कि अब तक जो सोच चली आ रही थी या जो प्रेसिडेंट सेट किया गया था गोलकनाथ में, उसको ऑफेंड करता था। 24वें संवैधानिक संशोधन से कुछ मेजर चेंजेस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि आर्टिकल 368 का टाइटल चेंज कर दिया गया, जहां पर लिखा था कि आर्टिकल 368 प्रोसीजर बताता है संविधान को संशोधित करने की, वहीं पर उस टाइटल को बदल करके कर दिया गया पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। कि भाई प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसीजर सेकेंडरी बात है, प्राइमरी बात यह है कि संविधान में संशोधन कर पाना पार्लियामेंट की, संसद की पावर है। इट्स नॉट आवर ड्यूटी, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब, रैदर इट्स आवर पावर। और अब जब कोई चीज मेरी पावर है, मेरी शक्ति है, तो उसे इस्तेमाल करने का डिस्क्रिशन और उसे इस्तेमाल करने की ऑटोनॉमी मेरे पास होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ने इस बात को प्रत्यक्ष रूप से 24वें संवैधानिक संशोधन से आर्टिकल 368 का टाइटल बदलते हुए लिख दिया। उसी के साथ में आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड किया गया और आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया। दोनों ही, आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 का क्लॉज 3, ये कहते थे कि आप संवैधानिक संशोधन को लॉ के दायरे में नहीं लाएंगे। यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जो लॉ को डिफाइन करता है, उसके अंदर कोई पहले से मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। ठीक है, तो चैलेंज सारा यही था, शंकर प्रसाद, गोलकनाथ, सभी केसेस में यही मेन मुद्दा था कि क्या आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत हम संवैधानिक संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में, तो इसे शामिल किया जाए या ना किया जाए। पार्लियामेंट का कहना था कि नहीं किया जाए और हमारे देश के कुछ नागरिकों का और सुप्रीम कोर्ट का कहना था गोलकनाथ में कि करना चाहिए। क्योंकि अगर आर्टिकल, पार्लियामेंट क्यों खिलाफ था लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सम्मिलित करने के, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि फंडामेंटल राइट को बदल रहा होता और फंडामेंटल राइट को कम करने का या कर्ब करने का प्रयास करता, वो क्या हो जाता, असंवैधानिक हो जाता। इसीलिए पार्लियामेंट नहीं चाहता था कि क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लॉ का स्टेटस मिले आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत। तो पार्लियामेंट ने कहा कि यही प्रॉब्लम है ना कि लिखा नहीं है क्लियरली और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ रहा है, तो लाइए हम इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने सीधे आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड किया और लिख दिया कि एनीथिंग दैट इज डन अंडर आर्टिकल 368 शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ लॉ फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 13।
यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो आप करेंगे विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो अगर आप कभी भी संवैधानिक संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, तो वो किसके दायरे में नहीं आएगा, आपके लॉ के दायरे में नहीं आएगा। तो जो बात को इंटरप्रेट किया जा रहा था बार बार, वो इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख दी और लिखी अपने मन मुताबिक। इन्होंने कहा कि लॉ इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, पार्लियामेंट अगर चाहे तो संवैधानिक संशोधन करके पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है और किसी फंडामेंटल राइट को खत्म भी कर सकता है। अब यहीं पर इसी बात को यहाँ पे चैलेंज किया गया। उसी तरीके से एक आध बातें और ऐड करी कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे ये भी कहा गया कि आप आर्टिकल 39 के अंदर कुछ बदलाव किए गए, सॉरी आर्टिकल 31 सी ऐड किया गया, जहां पर यह लिखा गया कि हम संवैधानिक हम डीपीएसपीज को इन्फोर्स कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर सकते हैं, जो कि अगेन अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं था। भाई फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार है, इन्फोर्सेबल है, आप उनको आप उनको कैसे दबा सकते हो डीपीएसपीज को या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट ने आपके जो है संशोधन करके ये लिख दिया कि हम किसी भी फंडामेंटल राइट को एनक्रोच कर सकते हैं सभी डीपीएसपीज के फुलफिलमेंट के लिए। पहले सिर्फ आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड सी के फुलफिलमेंट के लिए ये बात कही गई थी कि आप आर्टिकल 14 और 19 के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं करोगे अगर किसी पॉलिसी को बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 39 बी एंड सी, बट लेटर ऑन द पार्लियामेंट अमेंडेड एंड रोट दैट पार्लियामेंट कोई भी संशोधन कर सकता है, किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्ब कर सकता है किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी को ज्यादा सुपीरियर बता दिया गया था फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो ये सारी कंट्रोवर्सीज जो क्रिएट हो चुकी थी, अब इन्हीं के सबके चलते हुए केशवानंद भारती केस में भी इन बातों को चैलेंज किया गया। अब हम आते हैं आगे कि फाइनली क्या डिसीजन इस पे, क्या इश्यूज थे और इन इश्यूज को कैसे टैकल किया गया। बट बिफोर वी गो टू द इश्यूज, एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। राजस्थान का एग्जाम आ चुका, राजस्थान का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और इसीलिए जुडिशरी गोल्ड आपके लिए मेंस का क्रैश कोर्स भी ला चुकी है। ठीक है, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको लाइव सेशंस मिलेंगे जो कि पीवाईपीस के ऊपर होने वाले हैं, सिनॉप्सिस होने वाला है मेंस आंसर राइटिंग का, साथ ही में आपको आरजे स्पेसिफिक जजमेंट राइटिंग क्लासेस भी मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज जजमेंट राइटिंग के पास में है। आपके ऐसे राइटिंग को इवैल्यूएट किया जाएगा, आपको 15 कॉम्प्रहेंसिव और सब्जेक्ट टेस्ट दिए जाएंगे, साथ ही में आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा जो इसी प्रोग्राम के अंदर सम्मिलित है। तो इफ यू आर समबडी हु इज एलिजिबल फॉर आरजेएस मेंस एंड वांट्स टू प्रिपेयर विद सर्टेन एक्सपर्ट गाइडेंस, आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान मेंस की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 25 से ज्यादा टेस्ट हैं आरजेएस के मेंस पैटर्न के ऊपर। सो इफ यू आर समबडी हु डज नॉट वांट टू प्रिपेयर एवरीथिंग बट जस्ट वांट्स टू हैव अ टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे हमारे साथ ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे अब देखते हैं कि इश्यूज क्या आए सुप्रीम कोर्ट के सामने। सबसे पहला इशू था, डज द पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, कि क्या संसद के पास जो पावर है, जो शक्ति है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाने की, क्या वो आपकी बिल्कुल अनकंट्रोल्ड पावर है, एक एब्सोल्यूट पावर है, अनलिमिटेड पावर है कि संसद चाहे तो किसी भी हिस्से को बदल सकता है, किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की तब्दीली ला सकता है, किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्ब कर सकता है, खत्म कर सकता है। दूसरा, कैन फंडामेंटल राइट्स बी curtailed और रिमूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, क्या संवैधानिक संशोधन से हम फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद में, आर देयर एनी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें संवैधानिक संशोधनों के तहत या संवैधानिक संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो ये 3 मेजर सवाल थे हमारे कोर्ट के सामने। अब देखते हैं कि जजमेंट क्या आया। देखिए, सबसे पहले तो एक फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको ये बात बता दूं, तो भारत देश की जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें सबसे हिस्टोरिक जजमेंट आपका ये पर्टिकुलर जजमेंट है, जो कि 24 अप्रैल 1973 को दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी इंपॉर्टेंट तारीख है कि अक्सर एग्जाम्स में ये तारीख भी आपसे पूछ ली जाती है कि केशवानंद भारती केस का जजमेंट कितनी तारीख को आया था। तो 24 अप्रैल 1973 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद कर लो। ठीक है, दूसरी बात, ये बहुत हिस्टोरिक इसीलिए भी था क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतनी बड़ी बेंच का गठन किया गया। इस बेंच पर 13 जजेस थे, 13 जजेस की बेंच बनाई गई
13 जजेस की एक बेंच बनाई गई, जिन्होंने 7:6 के स्प्लिट जिसके 7:6 के रेशियो में स्प्लिट डिसीजन दिया। यहाँ पे बहुत फाइन मार्जिन से बात जो है आपकी निकल करके आई है। जो जजमेंट हम आज मानते हैं वो जजमेंट बहुत ही फाइन मार्जिन पर निकल करके आया है। पार्लियामेंट्स अब क्या क्या चीजें थी देखते हैं फटाफट से, एक एक करके सारे जजमेंट के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड the constitution. Majority view क्या था? Parliament can amend any part of the constitution including the fundamental rights. So primarily जो अब तक बहस चली आ रही थी शंकर प्रसाद में, गोलकनाथ में, सज्जन सिंह में, कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट का काम है संविधान को संशोधित करते रह करके उसको टाइम रेलेवेंट बना करके रखना, या देश के किसी भी कानून को टाइम रेलेवेंट बना के रखना, और इसके लिए वो हमारे संविधान को भी क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स आल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद में साथ ही में कोर्ट ने एक डिस्क्लेमर भी ऐड कर दिया कि देखो पावर है, क्योंकि टाइम रेलेवेंट तो रखना है, सोसाइटी बदलेगी तो कानून को बदलना पड़ेगा, कानून बदल पाए इसलिए पार्लियामेंट को पावर देनी पड़ेगी, लेकिन पार्लियामेंट या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास पावर है वो पावर बेलगामी से इस्तेमाल ना कर पाए, या वो इंस्टीट्यूशन बेलगाम ना हो जाए, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक लिमिट भी लगाएं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ में डिस्क्लेमर भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बट दिस पावर इज नॉट अनलिमिटेड, ये पावर है तो सही लेकिन ये असीमित पावर नहीं है, ये सीमित पावर है एक तरीके से। फर्दर द सेकंड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट गेव वाज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये पहली दफा इंट्रोड्यूस करी जा रही थी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस पर्टिकुलर केस इज so significant in the Indian history. Parliament cannot alter or destroy the basic structure of the constitution. Now before this there was nothing as a doctrine of basic structure. basic structure क्या होता है, मूल ढांचा क्या है संविधान का, ये अभी इससे पहले कभी भी सामने नहीं रखा गया था, या इसके बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। ये पहली दफा था कि ये डिस्कशन हो रहा था कि मूल ढांचा क्या होना चाहिए और मूल ढांचे को कैसे नहीं बिगाड़ना है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो द कोर्ट डिड नॉट गिव अ फिक्स्ड लिस्ट, कोर्ट ने यहाँ पर एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी, एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी कि भाई ये 10 चीजें और ये 10 की 10 चीजें आपकी मूल ढांचे के अंदर आती है या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है और इन्हें आपको संशोधित नहीं करना है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक आइडिया दे दिया मोटे मोटे तौर पे आपको, है ना। क्या आइडिया दिया आपको? इट इंडिकेटेड द एग्जांपल्स लाइक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई संविधान जो है वो सर्वोपरि है, इस देश के अंदर जो लीगल सुप्रीमेसी है या लीगल सोवरेनिटी है वो हमेशा और हमेशा संविधान के पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी। फर्दर इट सेज रिपब्लिकन नेचर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल कैरेक्टर, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा, दीज आर ऑल प्राइमरीली दी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनको आप अमेंड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, या जिनको आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। अमेंड कर सकते हैं बट बिगाड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, इफेक्ट ऑन द अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स जो है उनके ऊपर क्या असर हुआ, क्योंकि 24वें, 25वें और 29वें संवैधानिक संशोधन को यहाँ पर चैलेंज किया गया था, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या क्या असर हुआ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर। So the 24th amendment was upheld. Parliament has amending power. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक है, जो इन्होंने आर्टिकल टाइटल चेंज किया आर्टिकल 368 का, वो भी ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात तो सत्य है कि पावर है पार्लियामेंट की संविधान को संशोधित करने की, तो कोई बात नहीं, वो टाइटल सही है अपनी जगह पे। आर्टिकल 368 क्लॉज 4 में जो उन्होंने बात लिखी है, 68 क्लॉज 3 में जो उन्होंने बात लिखी है कि आर्टिकल 13 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो ऐड किया गया है कि संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं आएंगे, ये सब बातें अपने आप में सही है। यानी कि फाइनली कोर्ट ने अग्री कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट इक्वल टू लॉ, ठीक है। ये बात के साथ में कोर्ट ने अग्री करते हुए इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को सही बता दिया। रही बात 25वें संवैधानिक संशोधन की, तो इसको पार्टली करेक्ट अपहोल्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, जहां तक ये बात है कि क्या डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप 14 और 19 को थोड़ा बहुत सप्रेस कर सकते हो, कर्टेल कर सकते हो, अगर आप 39B और C को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो, क्योंकि 39B और C मेजरली क्या कहते थे कि आप वेल्थ का, रिसोर्सेज का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने पाए, मटेरियल रिसोर्सेज किसी एक जगह पे, एक समूह पे या व्यक्ति के पास में एकत्रित ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए जरूरी था 39B और C, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वहां तक बात
सही है। लेकिन जो उसी का अगला पार्ट था, जो ये कहता था कि आप इसे चैलेंज ही नहीं कर सकते हो। आप ऐसे किसी भी संशोधन, ऐसे किसी भी कानून को जो आर्टिकल 13 जो डीपीएसपीज़ को एनफोर्स कराने के लिए फंडामेंटल राइट को कर्व कर रहा है, आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर पाओगे, वो बात गलत है। और जो आप ये कह रहे हो कि किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कर्व किया जा सकता है, वो बात भी गलत है। सो 14 और 19 को कर्व कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 39 बी एंड सी। यहां तक सब सही है। इसके बाद जो जो पार्लियामेंट ने किया वो सब कुछ क्या है, असंवैधानिक है। साथ ही में 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज अपहेल्ड बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन। 29th अमेंडमेंट को भी कोर्ट ने यही कहा कि देखिए ये सही है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हमें यहाँ पर भी भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा। और इसी के साथ में एक लैंडमार्क जजमेंट निकल करके आया जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब बेसिक सेक्टर डिफाइन करने से हुआ क्या? बेसिक सेक्टर डिफाइन कर देने से एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज हो गई, विच इज कि अब जो बार बार हम इस बात पे डिस्कशन करते थे कि क्या जुडिशियल रिव्यू खत्म किया सकता है, जो पार्लियामेंट कुछ ऐसी बातें लिख देता था कि इन चीजों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, कोर्ट में पूछा नहीं जाएगा, ये सारी चीजें खत्म होने लगी। क्योंकि अब पार्लियामेंट को भी पता है कि अगर वो ऐसा कुछ भी लिखती है तो ये क्या है, ये अपने आप में गलत है, ये अपने आप में अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो बतानी पड़ती, जो कोर्ट को बाद में इंटरप्रेट करनी पड़ती, वो कोर्ट ने पहले ही एक लिस्ट के तौर पे पकड़ा दी है पार्लियामेंट को। तो भाई देखो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप कृपया करके इनको एनक्रोच करने का प्रयास ना करें, इनको तोड़ने मरोड़ने का प्रयास ना करें। अब जानते हैं कि व्हाई दिस जजमेंट इज सो लैंडमार्क एंड सो सिग्निफिकेंट इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दिस केस एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगेन, कि आपको एक लिस्ट पहले दी, आपको एसओपीज दे दी गई कि भाई ये एसओपीज है, इन्हीं के ऊपर आपको काम करना है। फिर उसके बाद में विच इज द cornerstone of the Indian constitutional law. It struck a balance. Parliament has wide powers to amend but cannot challenge the soul of the constitution. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच दिखाया without offending the parliament and without extending the power of judiciary टू दी लिमिट्स की जहां पर जुडिशियरी पार्लियामेंट के काम में हस्तक्षेप कर पाए। इन्होंने दोनों के बीच में एक बैलेंस ड्रॉ आउट किया, एक ऐसा जजमेंट दिया जहां पर पार्लियामेंट की पावर को रिकॉग्नाइज तो किया गया, लेकिन एक लिमिटेड तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, सो दैट पार्लियामेंट भी कोई ऐसा गलत काम ना करे जो देश के संविधान के लिए हानिकारक हो, देश के लिए हानिकारक हो, या हमारे संविधान को ही तोड़ मरोड़ के रख दे। सो यहाँ पर पार्लियामेंट की पावर और कॉन्स्टिट्यूशन की सोल या कॉन्स्टिट्यूशन की रूह जो है, उन दोनों को ही साथ में प्रिजर्व करने का प्रयास किया है, या उसका जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन दोनों चीजों को प्रिजर्व करने का प्रयास किया गया है। इट प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम स्लाइडिंग इनटू अथॉरिटेरियन रूल बाय इंश्योरिंग चेक्स ऑन द पार्लियामेंट्री पावर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो किया कि देखिए, जब हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो अगर पार्लियामेंट के पास एक एब्सोल्यूट पावर होती कि भाई आप संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं और किसी भी हद तक संशोधन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट क्या हो जाता, अथॉरिटेरियन रूल चलाने लग जाता, एक टायरनी जैसी सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसी परिस्थिति बन जाती जहां पर पार्लियामेंट अपनी मनमर्जी से ऐसी भी चीजें करता जो देश के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती, देश के प्रेजेंट के लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को होने से बचा लिया, पार्लियामेंट को ऐसा कुछ कर पाने से पहले ही रोक दिया कि भाई देखिए आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस है, वी विल हैव अ वेरी कीन आई ऑन यू, कि आप ऐसा कुछ भी ना कर पाए जिसकी वजह से आप अथॉरिटेरियन रूल क्रिएट कर दे, आप एक टायरनी की सिचुएशन क्रिएट कर दे देश के अंदर। तो ये जजमेंट इसीलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ पार्लियामेंट को सचेत कर देता है, बल्कि देशवासियों को इस बात की भी सांत्वना और इस बात पे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कोई भी जजेस आ जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी बैठा हो, चाहे पार्लियामेंट में कोई भी बैठा हो, सरकार में सत्ता में कोई भी बैठा हो, कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसका जो हमें प्रोटेक्ट करेगी, या जिसकी तरफ हम देख सकते हैं, जिसको कोई हरा नहीं सकता, एंड दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द ग्रैंडनॉर्म ऑफ आवर इंडियन लीगल सिस्टम, दैट इज द माइटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारे संविधान के ऊपर भरोसा दिलाने का प्रयास करता है, प्रयास क्या बल्कि भरोसा दिलाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आई होप आप सबको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगला कौन सा केस है जिसके ऊपर आप मुझसे यहाँ पर कवरेज चाहते हैं। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।